से जब बात करती हूँ तो मेरा फोकस तो मुख्यतः उनकी हेल्थ को लेके होता है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और मम्मी सिंगल पेरेंट है तो इस वजह से उनका स्ट्रेस दूर करना। और मुझे लगता है सर घर की बातें हम कर लेते हैं, ऐसा डिफरेंस फिर ये रुचि है या जिम्मेदारी है? सर दोनों चीज़ें, रुचि भी है और मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ कि उनका स्ट्रेस दूर करूँ। और आप? मेरा नाम दिव्या है, मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की है। और एक सिविल सर्वेंट बनने के क्रम में मेरा पहला प्रयास है। ठीक है। आपके विषय क्या थे ग्रेजुएशन में? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और यूपीएससी में क्या विषय लिया आपने? हिंदी लिटरेचर। वो तीनों विषय खराब लगे आपको? नहीं सर, खराब लगने वाली बात नहीं है। एक्चुअली सर हिंदी में मेरा इंटरेस्ट भी रहा है क्योंकि ग्रेजुएशन में भी एक ईयर में हमारे पास हिंदी होता था, एक एग्जाम होता था। इंटरेस्ट रहा है तो फिर आपने हिंदी में क्यों नहीं ग्रेजुएशन किया? सर वो 12th के बाद मेरे पास साइंस ही थी तो उसके बाद। लेकिन सर सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए मैंने हिंदी इसलिए भी चुना है क्योंकि मैंने कुछ सीनियर से बात की और सर मुझे सिलेबस देख के ये लगा कि शायद मैं अच्छे से कवर कर लूँगी और स्कोरिंग भी है, तो इस वजह से। अच्छा, तो ये प्रैग्मेटिक फैसला है, कॉस्ट बेनिफिट के बेस पे लिया हुआ। ठीक है। और आपको कोई रुचि भी है, आपने बताया नहीं? हॉबीज में जी सर घूमर डांस, सिंगिंग एंड सर टॉकिंग विद माय मदर। अच्छा, अपनी मदर से बात करना आपकी रुचि है। गुड। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं जो पेरेंट्स से बात करें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मम्मी से बात करके आपको ये नहीं लगता कि उनकी जनरेशन की बातें आपकी जनरेशन से काफ़ी अलग हैं? नहीं सर, मैं मम्मी से जब बात करती हूँ तो मेरा फोकस तो मुख्यतः उनकी हेल्थ को लेके होता है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और मम्मी सिंगल पेरेंट है तो इस वजह से उनका स्ट्रेस दूर करना। और मुझे लगता है सर घर की बातें हम कर लेते हैं, ऐसा डिफरेंस। फिर ये रुचि है या जिम्मेदारी है? सर दोनों चीज़ें, रुचि भी है और मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ कि उनका स्ट्रेस दूर करूँ। और आपका होम स्टेट हरियाणा है और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दी होगी? यस सर। है ना? ठीक है। तो दिव्या ये बताएं आपके नाम का मतलब क्या है और ये नाम आप पर कैसे सूट करता है? सर मेरे नाम का मतलब है डिवाइन लस्टर और ब्रिलियंस। और सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी स्कूलिंग में और उसके बाद अपने कॉलेज में और अपने जो भी प्रयास है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में ब्रिलियंस को हासिल करने की कोशिश की है। आप जो हिंदी साहित्य पढ़ती हैं उसके पाठ्यक्रम में भी एक उपन्यास है, उसका नाम भी दिव्या ही है। यस। और उस उपन्यास में वो जो दिव्या है और जो उसका मित्र मारिश है वो बार बार कहते हैं कि स्त्री का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है। क्या मतलब है इस बात का और क्या आप इस बात से सहमत हैं आज के ज़माने में? सर मारिस का इससे मतलब है कि नारी को प्रकृति ने जो सर कर्तव्य दिया है सृष्टि को आगे बढ़ाने में, उसको वहीं अपना के चलना चाहिए। और सर जो निर्वाण का मार्ग है वो नारी के लिए श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है। और सर मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है कि सर लेकिन जेंडर इक्वलिटी के साथ सर। जैसे हमारे देश में 2 महिला राजनेता इस समय ऐसी मैं सोच पा रहा हूँ जो बहुत योग्य हैं, उन्होंने बहुत महान काम किया पर विवाह नहीं किया, परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। ममता जी हैं, मायावती जी हैं। क्या हम उनके योगदान को शून्य मान लें क्योंकि उन्होंने सृष्टि के रास्ते को आगे नहीं बढ़ाया? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। हर महिला की अपनी ये पर्सनल चॉइस है। और सर राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने इतना अच्छा किया है तो हम सिर्फ सृष्टि को आगे ले जाने के बेस पे कहीं किसी महिला का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप ये बताएं कि हरियाणा में आजकल बहुत सारे जो विवाद चल रहे हैं उनमें से एक विवाद तो चंडीगढ़ को लेकर है। सर। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि भाई जब सारी यूटीज में हमारे ऑफिसर्स हैं, जो एजी एमयूटी कैडर के ऑफिसर्स हैं वो हर जगह हैं, दिल्ली में हैं, मतलब गोवा में जो पहले की यूटी था वहाँ भी हैं, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, अब जम्मू कश्मीर में भी हैं, लद्दाख में भी हैं। तो चंडीगढ़ को अलग से लाट साहब बनने का क्या मतलब है कि उस यूटी में ऑफिसर्स हरियाणा पंजाब कैडर के होंगे? क्यों होंगे? तो केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब से हम चंडीगढ़ में भी एजी एमयूटी कैडर के ऑफिसर नियुक्त करेंगे। पंजाब सरकार इस बात पे भड़की हुई है, हरियाणा सरकार भी उतना नहीं भड़क सकती क्योंकि सरकार उसी पार्टी की है, लेकिन वो भी नाराज बीच में दिखते हैं।
आपकी राय में क्या होना चाहिए, चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे चलना चाहिए? सर चंडीगढ़ एक यूटी है, तो ये केंद्र सरकार का दायित्व और उसके जुरिस्डिक्शन में आता है कि अगर वो चाहे तो सर जो आगमुट के कैडर है वो चंडीगढ़ में नियुक्त कर सकती है। लेकिन जिस टाइम समझौता हुआ सर उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि चंडीगढ़ और पंजाब के ऑफिसर्स ही वहाँ काम करेंगे। तो अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ पे आगमुट कैडर के ऑफिसर्स जाएं तो सर ऐसा फैसला लेने में कोई मुझे बुराई नहीं लगती। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि फेडरलिज्म का सम्मान करते हुए इसमें राज्यों से भी संवाद होना चाहिए, एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए? हाँ सर, एक तरफ फैसला नहीं होना चाहिए। इसमें सर हरियाणा और पंजाब के राज्यों की भी सहमति ली जा सकती है, क्योंकि एक बार इनसे सहमति लिए बिना 3 बिल पास किए थे, फिर क्या हुआ था, फिर देखा ही है 2 साल में। तो संवाद की प्रक्रिया रहे तो बेहतर ही होगा, है ना? ठीक है सर। आप दिव्या, आपने अपने डेफ में लिखा है कि आपने नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम में भागीदारी की और उसमें पुरस्कार जीता। यस सर। लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यस सर। तो ये बताओ कि नेतृत्व का विकास कैसे किया जा सकता है, 2-3 तरीके बताएं। सर सबसे पहला तो मुझे लगता है जो लीडर होता है उसको अपने जो ग्रुप है उसके बारे में सर अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे पॉलिसीज ले जानी, हमारा लक्ष्य क्या है। सबसे पहला ये है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है सर एक लीडर के पास परसुएशन पावर होनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में जो आम लोग हैं उनको अच्छे से समझा सके। और तीसरा मुझे लगता है सर नॉलेज और अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें जानकारी है कि कहाँ चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं और सर मुद्दों के बारे में पता है। आपको लगता है कि नेतृत्व में त्याग की भावना भी होनी चाहिए, क्या वो एक आवश्यक गुण है? सर नेतृत्व में त्याग की भावना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कई बार सर लीडर्स को ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जहां उनके निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन में डायलेमा हो सर, तो इसलिए त्याग जरूरी है ताकि हम सर सर्वजन के हित में सोच सकें। और व्यक्तित्व विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए? सर हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता होनी चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रेंथ? 3 स्ट्रेंथ बताइए। सर मेरी सबसे पहली स्ट्रेंथ है मैं हार्ड वर्किंग हूँ। एक सर अपनी स्कूलिंग में, अपने ग्रेजुएशन में। ठीक है, एक हो गया। सर दूसरा मुझे लगता है मैं होनेस्ट हूँ। सर लालच मुझे ज़्यादा डिगा नहीं सकता, तो मुझे सर जहाँ तक मैंने संभव हुआ है अपने जीवन में होनेस्टी को साधने का प्रयास किया है। और तीसरा सर मैं आशावादी हूँ। सर अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ उसमें टाइम लग भी रहा है तो सर मैं एक पॉजिटिव वे लेके चलती हूँ कि बेहतर परिणाम मिल ही जाएंगे। ठीक है, 3 वीकनेसेस बताइए। सर वीकनेस सर एक तो ओवर सेंसिटिविटी है। कभी कभी सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा हर्ट कर जाती हूँ कि सर मैं रोने भी लग जाती हूँ, तो ये ओवर सेंसिटिवनेस है। और दूसरा सर कभी कभी सर पढ़ाई के चलते या कुछ कामों की वजह से मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हूँ, तो ये दूसरी वीकनेस है। आप कह रही थी कि व्यक्तित्व का विकास करने के लिए व्यक्ति को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए। yes. और क्या होना चाहिए व्यक्तित्व के विकास के लिए? तो आपके पास अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पता है। yes, और क्या क्या चीज़ें चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए? सर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने व्यूज़ किसी भी मुद्दे पे रख सकें और सामने वाले को समझा सकें। ठीक है, तो देखते हैं आजकल जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही है उसका मूल कारण ईमानदारी से बताइए। आपने कहा ईमानदार है आप। सर सांप्रदायिकता का सर मूल कारण तो जो मुझे लगता है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। सर जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न धार्मिक वर्ग जैसे हिंदू मुस्लिम्स हैं, उनके बीच में सर ट्रस्ट की इतनी कमी है कि कोई सर ऐसा मौका आता है जब कोई जुलूस निकल रहा है या कोई धार्मिक त्यौहार आते हैं तो सर जो उपद्रवी तत्व होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं उनके बीच में हिंसा भड़काने के लिए। ये आपस में विश्वास की कमी शुरू से ही है कि इधर कुछ पैदा हो गई है विश्वास की कमी? सर इसके कभी कभी राजनीतिक कारण भी हो जाते हैं। ईमानदारी से आपने कहा है कि आप ईमानदार। हाँ सर, राजनीतिक कारण भी तो हो हाल जाते में हैं। ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है? सर हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो घटनाएं हो रही हैं जैसे दिल्ली में, जहांगीरपुरी में और भी कई जगह हुई हैं सर, तो हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है, लेकिन सर कोशिश करनी चाहिए कि ना बढ़े। यस सर। ठीक है, ये देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और खासतौर पे गांव से शहर में आने की जो सामाजिक प्रवृत्ति है वो अनियंत्रित सी होती जा रही है। शहरों में इतनी भीड़ भाड़ है, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने पोल्यूशन है, इतने अपराध हो रहे हैं
क्या आपको लगता है अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता मिली है नागरिकों को, और उस पे कोई सीमा का भी प्रावधान संविधान में है कि ये असीमित स्वतंत्रता है? नहीं सर, अनुच्छेद 19 के तहत असीमित तो नहीं है, उस पर सर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और सर जो तो क्या शहरों के अंदर प्रवेश पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए सर, ताकि पब्लिक ऑर्डर बना रहे? सर अगर भारतीय नागरिक हैं वो सर अपने आजीविका के लिए अगर प्रवास कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। लेकिन पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना भी तो उसमें उल्लिखित है अनुच्छेद 19 में। सर पब्लिक ऑर्डर प्रवास से तो मुझे नहीं लगता बिगड़ता है, इसके लिए तो सर क्यों, मैंने बताया तो, जब मान लीजिए पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। सर माइग्रेशन इसका कारण नहीं है सर, इसके कारण है कि हमारी पॉलिसीज कैसी हैं और सर जो पब्लिक है उसका माइंडसेट क्या क्या खामियां हैं पॉलिसी में इस संदर्भ में? सर व्हीकल्स में और सर पोल्यूशन को लेके तो यही है कि हम सर ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि वाहन उद्योग को सरकार ने अनियंत्रित स्वतंत्रता दे रखी है अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने की? सर रेगुलेशंस तो हैं ही सरकार के इसमें, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए, तो इससे सर पोल्यूशन कम हो सकता है। आप ईमानदारी से नहीं बता रहे, डर रही हैं। नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करिए, जो चीज़ गलत लगे बोलिए कि हाँ ये गलत है। सर इसका एक कारण सर रेवेन्यू कलेक्शन भी हो सकता है कि जैसे सरकार लालच में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है, पैसे के लालच में। सर सरकार का ऐसा इंटेंशन तो नहीं होगा कि पैसे के लालच में सर सेहत के साथ खिलवाड़ करे, लेकिन सर वो एक पक्ष है कि रेवेन्यू कलेक्शन भी सर सरकार को अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा तो देंगी ही, लेकिन सर हाँ हम ये कर सकते हैं कि इन इंडस्ट्रीज़ के जगह रिन्यूएबल सोर्सेज पे ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद दिव्या। दिव्या, आप सर से बातचीत करते हुए लगातार बोल रही हैं कि हमें इंडस्ट्रीज़ की जगह रिन्यूएबल सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी मेंशन किया। क्या ये मान सकते हैं कि अभी जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं उससे अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाएंगे तो प्रदूषण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? मैम पूरी तरह तो से तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी के कंपैरिजन में मैम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बेटर ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किससे चलेंगे? मैम विद्युत से। विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? लेकिन मैम वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी 3 तरह की हैं जिसमें से सिर्फ एक ही रिन्यूएबल है, जिसका अभी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा रिसोर्स नहीं हुआ जिस पर डिपेंड किया जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या लगती हैं? बैटरीज। वो किससे बनती हैं? मैम लिथियम। और लिथियम एक तरीके का प्रदूषण का सोर्स नहीं होगा? उसका मैनेजमेंट, उसका डिस्पोजल, जो बैटरीज ख़राब हो गई हैं, हम सिर्फ एक एयर पोल्यूशन को हटाने के लिए और कितने तरीके की पोल्यूशन बढ़ा देंगे, वो भी एयर पोल्यूशन पॉइंट सोर्स से हटा के ओपन सोर्स, मतलब ओपन सोर्स से पॉइंट सोर्स पे शिफ्ट कर देंगे। तो आपको लगता है कि सच में हम प्रदूषण की तरफ संवेदनशील हैं? मैम जो लिथियम की प्रॉब्लम है उसके लिए तो मैम डिस्पोजल और मैनेजमेंट हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर सकते हैं। इस टाइम जो ई वेस्ट रूल्स हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें डिस्पोजल के क्या प्रावधान है? सबसे पहला तो मैम जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो हमारा ये पूरा सेक्टर है जो वेस्ट मैनेज करता है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो कैसे प्रोड्यूसर तक पहुंचेगा? सॉरी मैम। घबराइए मत, थोड़ा सोचिए। मैम इसके लिए सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पूरे सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे? मैम जहाँ तक हो सकता है। क्या फ़र्क होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में? मैम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनके बारे में मैम गवर्नमेंट के पास सारी जानकारी होती है, रजिस्टर्ड होते हैं मैम, और मैम जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनके बारे में मैम गवर्नमेंट को जानकारी नहीं होती कि कितने कर्मचारी हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे किन हालातों में काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ किए हैं? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, यस मैम। मिंत्रा। ठीक है, तो जब बात अमेज़ॉन की करें, इसमें आपको क्या खामियां दिखती हैं जब आप सर्व कर रही होती हैं कुछ ख़रीदने के लिए? तो आपको कहीं कुछ दिक्कत दिखती है कि हो सकता है कि इसकी वजह से जो छोटे व्यापारी हैं उनको नुकसान हो रहा है? यस मैम। क्या क्या दिक्कतें दिखती हैं?
मैम सबसे पहली तो ये है कि हम एक बार जो चीज़ सर्च कर लेते हैं, बार बार हमें उसी के एड्स देखने पड़ते हैं। ठीक है। और मैम दूसरा, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनका ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है, तो इससे जो रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। मैं सिर्फ उस टाइम जब आप सर्व कर रही हैं उस वक्त आपको जो दिक्कतें सामने लग रही हैं कि हाँ इस वजह से छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा होगा, वो बताइए। छोटे व्यापारी भी सपोज करिए अमेज़ॉन पे हैं, आप बताइए क्या दिक्कत है? मैम जो फ्लिपकार्ट्स वगैरह होते हैं उन पे मैम प्राइस कम होते हैं, तो छोटे व्यापारी को भी मिलेगी, उसका जो भी मार्जिन बचेगा उसको मिलेगा, उसका प्रोडक्ट है वेबसाइट पे। ये खबरों में है काफ़ी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। सॉरी नहीं आई थी। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए भारत का प्रोजेक्ट 75 क्या है? सबमरीन्स को लेके है प्रोजेक्ट 75। और बताइए इसमें। मैम जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं उनको इंडिजिनियस तरीके से बनाना है। इसमें 6 सबमरीन्स हैं, जैसे मैम वागीर है, वगशीर है और मैम और भी हैं 6। कितनी बन चुकी हैं? क्या स्टेटस है लेटेस्ट? मैम 5 बन गई है, 6ठी भी बन गई है, आज ही कमीशन हुई है। ठीक है। और 75 आई क्या है? सॉरी मैम। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि यूएनएससी को लेके पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखें भारत के जो कदम रहे हैं आपने इंटरनेशनल अफेयर्स में या जियोपॉलिटिक्स में, तो वो सारे कदम भारत की दावेदारी को यूएनएससी में मजबूत करते हैं कि कमज़ोर करते हैं? हम परमानेंट सीट के लिए काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो पिछले कुछ कदम 2-3 महीने में जो रहे हैं उससे हम और मजबूती से अपना दावा पेश कर पाएंगे कि हमारे दावेदारी कुछ कमज़ोर पड़ गई है? मैम यूएनएससी में हमारी दावेदारी जो पिछले हमारे जो कदम हैं उनसे मैम बढ़ ही रही है, क्योंकि मैम इकोनॉमिक सेक्टर पे भी हम उभर रहे हैं। जैसे वीट्स का मैम अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, उस वजह से वीट का एक्सपोर्ट करने में भारत की जो मैम ताकत है। और मैम दूसरा, जैसे रशिया और यूक्रेन वार हुआ है उसके बावजूद भारत की जो न्यूट्रलिटी है उसको लेके ऐसा लगता है कि देखिए यूक्रेन की तरफ से काफ़ी बार संकेत आया कि भारत को इसके बीच कुछ बोलना चाहिए रशिया को, क्योंकि रशिया सिर्फ भारत की सुनेगा, ऐसा लगातार खबरों में बना रहा। लेकिन भारत ने हर मौके पे कुछ नहीं कहा, जितने भी रेजोल्यूशंस आए उनसे एब्सटेन किया। अगर भारत चाहता, जैसा कि बाकी दुनिया मान रही थी कि अगर भारत चाहता तो शायद ये युद्ध रुक जाता, आपको लगता है अभी भी भारत की दावेदारी मजबूत है यूएनएससी के लिए? मैम इंडिया की ये पॉलिसी है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री की सोवरेनिटी का रेस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सर्वोपरि होते हैं। तो मैम भारत के रशिया के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, और मैम रशिया के अपने जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनको लेके यूएनएससी में बात हो सकती है। आपके अगर कोई दोस्त हो और वो किसी और छोटे अपने से कमज़ोर इंसान को बुली कर रही हो, रैगिंग कर रही हो, तो आप क्या सिर्फ इस आधार पे उसे कुछ नहीं कहेंगे कि वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है? नहीं मैम, भारत ने लगातार डिप्लोमेसी और डायलॉग से कोशिश की है। चलिए ठीक है दिव्या, धन्यवाद। दिव्या आप हरियाणा से आती हैं। सेक्स रेशियो क्या है हरियाणा में? मैम 879। 879। और तय क्या किया गया है? सॉरी मैम, आपको नहीं पता है? हरियाणा से इतने सारे फेमस पर्सनालिटीज़ आती हैं, बहुत सारी महिलाओं ने खेल के क्षेत्र में नाम कमाया है, अन्य क्षेत्रों में भी नाम कमाया है, फिर भी क्या कारण है कि वहाँ पे सेक्स रेशियो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है? मैम सबसे पहला तो मैम हरियाणा को मैम जो हरित क्रांति हुई है उसकी वजह से एग्रीकल्चर में डोमिनेंट हो गई है इकोनॉमी, और किसी भी क्षेत्र की इकोनॉमी अगर मेल डोमिनेटेड है तो वहाँ पे मैम बॉयज़ को प्रीफर करने का ज़्यादा चलन देखा जाता है। और सर मैम दूसरा जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है हरियाणा में, जैसे मैम हरियाणा डेवलप्ड स्टेट है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतने बड़े लेवल पे उपलब्ध थी कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद से मैम अब गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी चलाई है कि ये सब ना हो पाए, और अभी तो मैम सेक्स रेशियो बढ़ रहा है। घूमर करना आपको पसंद है? क्या है घूमर? मैम राजस्थान का फोक डांस। कैसे होता है? कहाँ से इसका ओरिजिन है? कहाँ से प्रारंभ हुआ? मैम घूमर बेसिकली मैम जो भील ट्राइब है
वो अपनी गॉडेस सरस्वती के लिए करती थी। उसके बाद जब राजपूताना से उनका मेल जोल हुआ तो मैम राजपूतों के कल्चर में आ गया घूमर डांस। आपने कोई ट्रेनिंग ली है या शौकिया? नहीं मैम, घर पे कैसे घर पे। अच्छा, आप कुछ फेमस लोगों के नाम बता सकती हैं जो इस डांस के लिए फेमस हो? मैम एक है महारानी गोवर्धन कुमारी, उन्होंने एकेडमी भी खोली हुई है मैम घूमर के लिए। अच्छा, और सिंगिंग की आपने कोई ट्रेनिंग ली है या सिंगिंग भी आप शौकिया करती हैं? अच्छा, किस तरीके के गाने सुनती हैं आप? मैम हिंदी गाने जो भी पुराने नए? नहीं मैम, पुराने भी सुन लेती हूँ, नए जो भी अच्छे लग जाए। हाँ। तो दिव्या, आपको गाने सुनना पसंद है और आप हिंदी साहित्य की भी विद्यार्थी हैं, ठीक है। आप मुझे कोई 5 सॉन्ग्स के नाम बता सकती हैं जो जिंदगी पे लिखे गए हों? मैम एक तो लता मंगेशकर जी का है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और मैम एक है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक मैम अभी हाल में आया था लव यू जिंदगी। हाँ, बस मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, कोई बात नहीं। हरियाणा से अभी तक जो खेल के क्षेत्र में जिन महिलाओं ने नाम कमाया है उनमें आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, क्यों? मैम क्योंकि उन्होंने कम एज में इतना अच्छा अच्छा, कम एज में अच्छा परफॉर्म किया था इसलिए। यस, ठीक है। और वैसे ब्यूरोक्रेसी में आपके कोई रोल मॉडल है जो सिविल सर्वेंट्स हुए अब तक, महिला पुरुष कोई भी, उसमें आपके कोई रोल मॉडल है? मैम टीना डाबी। टीना डाबी, क्यों? मैम रीजन एक तो यही है कि पहले अटेम्प्ट में उन्होंने इतना पहला रैंक लिया। अच्छा, इस वजह से। ठीक है। आप नवोदय विद्यालय में पढ़ी हैं, नवोदय विद्यालय की अवधारणा क्या है? मैम इसमें जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड हैं उनके लिए मैम एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाता है ताकि वो मैम अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बिना मैम ज़्यादा अच्छा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सके और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। कब प्रारंभ हुए थे नवोदय विद्यालय? 1986। 1986 में। ठीक है। आप बताइए कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसको देख के आपको लगता है कि वो समाज की जो दशाएं हैं उनको वास्तविक स्थिति में पेश कर पा रहा है हमारे सामने? मैम साहित्य लगातार मैम कोशिश करता है कि अपने समाज को प्रतिबिंबित करे और दर्पण की तरह काम करे। कुछ ऐसी कमियां हो सकती हैं, जैसे मैम अभी साहित्य में मैम कमर्शियलाइजेशन हो गया है, इस वजह से कुछ कमियां दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहित्य में कुछ कमी आई है। जैसे मैम निर्मला पुतुल जी हैं, आदिवासी ट्राइबल्स जो महिलाएं हैं उनके ऊपर लिखती हैं, और ऐसी भी कई महिलाएं और साहित्यकार हैं जिन्होंने लगातार अच्छा किया है भ्रष्टाचार को। जैसे मैम प्रभात रंजन जी का है। तो मुझे ऐसा लगता है मैम साहित्य अभी भी दर्पण की तरह काम कर रहा है। अच्छा, आप क्योंकि नेतृत्व पे काफ़ी सारी बात की गई आपसे, लीडरशिप पे, आप जो आपको अच्छे लगते हो लीडर से मेरा आशय पॉलिटिकल लीडर से नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर से नहीं है, पॉलिटिकल फील्ड में, सामाजिक क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से लीड किया हो, ऐसे कि नहीं 4-5 लोगों के नाम बता सकती हैं? एक तो विवेकानंद जी हैं मैम, दूसरा सम्राट अशोक है मैम, तीसरा महात्मा गांधी है मैम, नेल्सन मंडेला है मैम, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ठीक है। आपको इनमें से कोई एक बनने का अवसर दिया जाए तो आप क्या बनना पसंद करेंगी? मैम विवेकानंद जी। क्यों? मैम क्योंकि वो रोल मॉडल रहे हैं मुझे मैम, उनकी जो मैम महिलाओं को लेकर उनकी जो धारणा रही है और मैम युवाओं को लेकर काम करने की जो राष्ट्रवाद की नीति रही है वो मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि तुलसीदास जी की जो तुलसीदास जी को आपने पढ़ा है ना हिंदी साहित्य में, उनकी राम राज्य की अवधारणा क्या थी? मैम राम राज्य की उनकी अवधारणा थी कि ऐसा एक शासन हो, ऐसा राज्य हो जिसमें सभी लोगों को सभी परेशानियों से मुक्ति मिले। जैसे मैम उन्होंने कहा है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, और जहाँ पे राजा अपने प्रजा के हितों के लिए कार्य करे और प्रजा भी मैम अपने कर्तव्यों को समझकर मैम जो शासन है उसको बढ़ाने का काम। ठीक है दिव्या, थैंक यू। दिव्या मैम की बात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने पूछा कि साहित्य दर्पण है। आपको क्या लगता है हिंदी साहित्य का छात्र होने के नाते कि साहित्य दर्पण अधिक है या दीपक अधिक है, या साहित्य को दर्पण होना चाहिए या दीपक होना चाहिए? अधिक क्या होना चाहिए? आपके विचार क्या है? सर बेसिकली तो साहित्य है वो दर्पण का भी काम करता है और दीपक का भी काम करता है। दर्पण का काम ऐसे करता है कि वो सर समाज को अपनी जो वीकनेस है और जो विचारधाराएं हैं उनसे रूबरू करवाता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना, और दीपक ऐसे काम करता है कि सर
वो समाज को एक रास्ता दिखाता है, जो सर वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी आवाज़ को आगे उठाता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखी है और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है। लेकिन सर अगर दर्पण और दीपक में से एक चूज करना हो तो मैं कहूँगी सर दीपक की तरह काम करना चाहिए। वर्तमान में 21वीं शताब्दी में जो साहित्य आ रहे हैं उसमें आप क्या ये बात देखते हैं कि वह दीपक की भूमिका को भली भांति प्रकार निभा रहा है, जिस प्रकार 19वीं 20वीं शताब्दी के साहित्यकारों ने दर्पण के साथ साथ दीपक की भूमिका को भी निभाया? क्या 21वीं शताब्दी के कुछ ऐसे साहित्यकार का नाम बता सकते हैं जो इस दोनों भूमिका को भली भांति निभा रहे हैं? साहित्यकार में हाल के नहीं जानते। अच्छा, ठीक है। एक बात, घूमर नृत्य पर बातचीत चल रही थी आपकी। घूमर नृत्य में गाने की क्या भूमिका है? सर उसमें जो घूमर नृत्य में जो सॉन्ग होता है वो बेसिकली वुमेनहुड को प्रेजेंट करता है। महिलाएं जब कोई बालिका है वो चाइल्डहुड से वुमेनहुड में एंटर करती है तब घूमर की प्रैक्टिस होती है। वुमेनहुड क्या होता है? वुमेनहुड है कि सर महिलाएं अपने डिसीजंस खुद ले रही हैं और अपनी सोसाइटी में डोमिनेटेड है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा का जो समाज है उसमें जो बात आप बतला रही हैं ये चरितार्थ हो रहा है? सर हरियाणा का ऐसा इतिहास रहा है कि वहाँ पे सेक्स रेशियो इतना कम है, लिटरेसी रेट इतना कम है महिलाओं का, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी और सर वहाँ की जनता है, वहाँ सब कोशिश कर रहे हैं कि सर लगातार महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में यदि आप महेंद्रगढ़ में पोस्टेड हो जाते हैं तो हरियाणा के समाज में क्या क्या सुधार आप लाना चाहेंगी और कैसे कैसे लाना चाहेंगी? क्या आपकी क्या योजना है? सर सबसे पहला तो जो मेरा फोकस रहेगा वो सर महिलाओं पर ही रहेगा, वुमेन एम्पावरमेंट पे सर। इसके लिए सर मैं कोशिश करूँगी कि ग्राउंड लेवल से काम किया जाए। जैसे अगर अब भी कहीं पे ऐसा है कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करके और जो इन्फॉर्मर्स हैं उनका विजिलेंस सेल बनाऊं और सर अगर जो ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं उनको सर इंसेंटिव्स मिले। और सर एजुकेशन के लिए मैं चाहूँगी कि सर जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं उनके लिए सर उनके गांव में स्कूल सुनिश्चित किए जाएं और सर साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी और आर्ट्स भी सर सभी विषय उपलब्ध कराए जाएं। और तीसरा सर मैं कोशिश करना चाहूँगी माइंडसेट पे, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है हमारे हरियाणा में उसमें चेंज लाया जाए। इसके लिए सर सबसे ज़रूरी है कि ऐसे रोल मॉडल इस्टेब्लिश किए जाएं सर महिलाओं के, ताकि सर पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिले कि हमारी लड़कियों को आगे बढ़ाना है, वो भी हमारी इकोनॉमी में सर योगदान दे सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा। एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप महेंद्रगढ़ से हैं, ये महेंद्रगढ़ का किला किसने बनाया था? सर 18वीं सेंचुरी में बनाया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? सॉरी सर, ये तो मुझे नहीं पता। 12th की एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, पुरानी वाली एनसीईआरटी, उसमें तात्या टोपे का पिक्चर दिया हुआ है और पिक्चर के ठीक नीचे उसका वास्तविक नाम भी दिया हुआ है। सर मैंने पढ़ा है लेकिन मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मौद्रिक नीति आई थी कुछ दिन पहले, आपने पढ़ी उसको? तो मौद्रिक नीति में एक तो MCLR में परिवर्तन हुआ है, ये क्या है MCLR? सर MCLR एक सर मानक होता है जिसमें कोई भी बैंक जब अपने ऋण देता है तो सर मिनिमम LCR रेट पे दिया जाता है। तो ये MCLR और BLR दोनों में क्या अंतर है? सर सर मैं गैस कर रही हूँ, मुझे श्योर नहीं। सर बेसिक लैंडिंग रेट तो वो होता है जो कोई भी बैंक है वो अपने सबसे बेस्ट कस्टमर को दे सकता है उस रेट पे। और सर MCLR अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है या इसको समाप्त कर दिया गया? सर अभी तो MCLR पे दिया जाता है। ये कब से चल रहा है MCLR? कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सॉरी सर मुझे। अच्छा, ठीक है। मतलब BLR के कॉन्सेप्ट को क्यों समाप्त किया गया, उसकी जगह पर MCLR क्यों आया? सर बेसिक लैंड रेट की जगह MCLR इसलिए लाया गया था ताकि उसमें सर जो एम्प्लॉयज के खर्चे हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए और सर जो बैंक का प्रॉफिट है उसको भी बढ़ाया जाए। मतलब सिर्फ गेस कर रही हैं या वास्तव में कुछ पता है इसके विषय में? सर पढ़ा है मैंने, लेकिन ठीक है सर। दिव्या ये बताओ कि PNDT एक्ट क्या था और उसे चेंज करके PCPNDT एक्ट क्यों बनाया गया था?
और इसमें हरियाणा की क्या भूमिका है? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता है। अभी आपने जवाब दिया था, आपने खुद जिक्र किया, एक्ट का नाम नहीं बोला बस। हाँ सर मुझे पता है सर, प्री कंसेप्शन के लिए हाँ, वो सर पीएनडीटी में ये था कि जो सर क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर पीसी पीएनडीटी। किसी की भी बता दीजिए पीएनडीटी की, क्योंकि पीसी में तो सिर्फ पीसी जोड़ा है, वो आपने बता ही दिया, प्री कंसेप्शन। सर याद नहीं कोई बात नहीं, बताइए इसमें था क्या? सर इसमें ये था कि सर किसी भी गर्भवती महिला के सर गर्भ के सर लिंग के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो ये पीएनडीटी एक्ट में था। यस सर। ठीक है, इसमें था कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग निर्धारित नहीं किया जाएगा। फिर ऐसा कुछ हुआ कि एक्ट चेंज करके पीसी पीएनडीटी करना पड़ा, प्री कंसेप्शन एंड जो पीएनडीटी है वो करना पड़ा। क्या वजह थी? इसकी वजह हरियाणा पंजाब में ही निहित है। सर लगातार सेक्स रेशो कम हुआ। नहीं तो प्री कंसेप्शन का मतलब क्या है इसमें? अच्छा, एमटीपी एक्ट क्या है और ये कब आया था? सर मेरे को डेवलप्ड राज्यों में जो महिला या मादा भ्रूण है उसकी हत्याएं ज़्यादा होती हैं। ओडिशा जैसे राज्यों में जहाँ डेवलपमेंट उतना नहीं है, या झारखंड में, वहाँ मादा भ्रूण की हत्याएं कम होती हैं। क्या ये मान सकते हैं कि डेवलपमेंट और महिला समाज के बीच में विरोध का संबंध है? सर ऐसा तो नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट और महिला विरोध के बीच में संबंध है, क्योंकि सर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उनमें महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति है। तो 3 ऐसी तकनीकें बताइए जिनके विकास से महिलाओं को फायदा हुआ हो, और 3 ऐसी तकनीकें जिनके विकास से महिलाओं को नुकसान हुआ हो। सर महिलाओं को नुकसान तो एक सर इसी से हुआ है, जैसे हम प्री कंसेप्शन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन जैसे मान लेते हैं। हाँ सर, इनसे महिलाओं को नुकसान। और सॉरी सर। अच्छा, फायदा बताइए। ऐसी 2-3 तकनीकें जिनसे महिलाओं की जिंदगी बहुत आसान हो गई। सर एक तो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, रेफ्रिजरेटर। और दूसरा वॉशिंग मशीन। हाँ, बहुत सुंदर। और बताएं। और सर कुकिंग गैस। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपके गांव में ये सब चीज़ें पहुंच गई हैं? यस सर। पहुंच चुकी हैं। आप जैसे बेटी हैं और अपनी माँ से बड़ा संवाद करती है, तो मुझे हिंदी साहित्य में ऐसे 2-3 रचनाओं के नाम बताइए जहाँ बेटी का पर्सपेक्टिव आया हो, चाहे बेटी की ओर से कुछ कहा गया हो, चाहे बेटी के बारे में कुछ कहा गया हो। निराला की है सर, सरोज स्मृति, उसमें है। बेटी के ऊपर लिखा गया है। और दूसरा सर नागार्जुन ने लिखा है सर, प्राइवेट बस का ड्राइवर, उसमें कविता का नाम क्या है? कविता का नाम नहीं सर, कविता का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है सर। गुलाबी चूड़ियां नाम है उस कविता हाँ का। सर। क्या है उसमें, क्या लिखा गया है? कि सर एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है, उसने अपने गियर के ऊपर अपनी बेटी की गुलाबी चूड़ियां टांग रखी। ठीक है, 2 हुए। कोई और संदर्भ? कोई ऐसी कविता जहां पर बेटी के दर्द को व्यक्त किया गया हो, या बेटी ने अपने पिता से कहा हो कि मेरे दर्द को भी ध्यान दो? सर वो अमीर खुसरो ने लिखा है, काहे को ब्याह विदेश। क्या है, पंक्ति सुनाइए। काहे, आप तो गाती भी है ना, गा के सुनाइए। काहे को ब्याह विदेश सुन बाबुल मेरे, मैं तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, हाँ की हूँ की जाऊं रे विदेश, सुन बाबुल मेरे। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए जब आप सफल हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो लोग आपको ना भगवान की तरह पूजेंगे आपके गांव में, और वहाँ बहुत सारी बच्चियाँ आपके पास आएंगी कि दीदी हम कैसे जीवन जिएं, क्या करें जीवन में। तो मान लीजिए कि आप गांव गई और वहाँ 3-4 लड़कियाँ आपसे मिलने आई जिनकी उम्र 17, 18, 19 साल है, और वो कह रही हैं कि दीदी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, शादी करने का दबाव है, इतना ही पूछा जा रहा है कि तुम किससे शादी करोगी 3-4 ऑप्शंस में से, तो कैसे चुने? और आपको ये बताना है उनको कि हस्बैंड चुनने का सही क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो चीज़ें हैं ऑप्शन के तौर पे, एक है कि कोई व्यक्ति विनम्र है या नहीं, एक है वो समझदार है या नहीं, एक जिंदगी में सफल है या नहीं, चौथा वो स्वस्थ और सुंदर आकर्षक है या नहीं, और 5वां ये कि वो अपने ही धर्म और जाति का है या नहीं। इन 5 में आप किस ऑर्डर में प्रेफरेंस देंगे स्पाउस सिलेक्शन के प्रोसेस को? सर सबसे पहले तो वो 17-18 साल की हैं, तो मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, 21 साल की हैं, छोड़ो ना, ठीक है, उस पर जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ इस पर रहना है। 5 क्राइटेरिया हैं, आपको उनकी सीक्वेंसिंग बतानी है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मैं दोहरा देता हूँ, आप भूल गए होंगे इस बीच में, या याद है 5? सर विनम्र है या नहीं, नंबर 1 विनम्र, नंबर 2 समझदार, स्वस्थ और आकर्षक, हाँ, ये तीसरा एक ही है, मतलब स्वस्थ आकर्षक। हाँ, 4th है जाति और धर्म का, जाति धर्म हमारा ही है। और 5वां कौन सा था? 5वां है कि
सफल, जीवन में सफल है, मतलब पैसा और वो सब, शोहरत, समृद्धि, वो सब चीज़ें। सर पहला प्रेफरेंस होएगा समझदार वाला। ठीक है। दूसरा प्रेफरेंस होएगा विनम्र वाला। ठीक है। तीसरा सर स्वस्थता। ठीक है। और सर फोर्थ होएगा, ये लास्ट वाला था सर, सफल। सफल, जिंदगी में सफल है यानी। यस सर। यानी कोई समझदार हो, स्वस्थ हो, लेकिन बेरोजगार हो, चलेगा? नहीं सर, पेपर पे हायर की। ठीक है दिव्या, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, धन्यवाद, जा सकती है। बैठिए। क्या हाल है? क्या सर? क्या हाल है आपका? हाल चाल ठीक है? कैसा लगा इंटरव्यू देकर? सर ठीक था, कहीं कहीं। कहीं कहीं ठीक था? नहीं सर, कहीं कहीं और पढ़ना है अभी। अच्छा, तो कितने मॉक इंटरव्यू आप दे चुकी हैं अभी तक? सर 7th है ये। ठीक है, तो किसी संस्था का नाम मत बोलिएगा, वैसे बताइए कि बाकी जगह क्या रहा रिस्पॉन्स आपका, फीडबैक? सर अच्छा ही था। है ना? इसमें दुखी होने की क्या बात है? अच्छा था तो खुश होकर बोलिए अच्छा था। अच्छा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। पहली बार में मसूरी का टिकट कटा हुआ आपका, बस औपचारिकता बाकी है। ठीक है, देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेस जनरली बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मैडम ने बताया कि आपने जो सैंडल पहना वो शायद ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये शाइनिंग वाला मत रखिए, थोड़ा सिंपल रख लीजिए। वैसे भी बैठने के बाद दिखना भी नहीं है वो, लेकिन सिंपल रखिए, ठीक है? रेस्ट वॉच में आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है? थोड़ा सा वो फ्लैशी लग रहा है। वहाँ पे मैम पहने नहीं देती। हाँ, शायद। बात ही ठीक खत्म है, हो गई, हाँ। बात ही खत्म हो गई, ठीक है। बैठने का तरीका भी एकदम ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने आपसे पूछा तो आपने अच्छा बताया, लेकिन इंट्रोडक्शन जब देना तो हॉबीज वगैरह खुद ही बोल दीजिए पहले ही। ओके सर। उनको इतनी बातें सुनने को मिल जाएं कि फिर ज़्यादा डेफ देखना ना पड़े, उसी में से बात समझ में आए, ठीक है? दिव्या को लेकर सवाल थे, वो भी ठीक थे, नॉवल वाला भी, फिर सुश्री मायावती, ममता बनर्जी वाला भी आपने अच्छा जवाब दिया, चंडीगढ़ भी ठीक था। फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने मेंबर से पूछा, सबसे, सभी मेंबर्स की राय ये है कि जनरली आपकी तैयारी अच्छी है, तरीका अच्छा है बात करने का। जहाँ दिक्कत है, 3-4 दिक्कतें हैं छोटी छोटी। एक तो है कि जहाँ वो स्टैंड लेती है ना, तो बहुत दबाव में मत आइए। जैसे हरियाणा के मामले में स्टैंड दीजिए कि हाँ, हमारे राज्य में महिला के मामले में तरक्की हो रही है, काफ़ी तेज़ तरक्की हो रही है, और जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं वो कोट कीजिए वहाँ। और जो स्टैंड लिए दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्टैंड आमतौर पर बड़े अच्छे हैं, रीजनेबल हैं, रैशनल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, करंट अफेयर्स, विशेष रूप से हरियाणा के बारे में जो डेटा है लेटेस्ट, वो टिप्स पे होना चाहिए एकदम। उसमें ये नहीं कहना सर हाँ आया था, सर अभी देखा नहीं, टिप्स पे एकदम ऐसे, ठीक है? और एक जनरल रिवीजन, अगर टाइम है, कब है इंटरव्यू आपका यूपीएससी में? 27 को है ना, 5 दिन है। तो अगर समय मिले तो एक बार तेजी से जो करंट अफेयर, साइंस टेक वगैरह के भी है ना, वो सब देख लीजिए। इसलिए नहीं कि वो पूछेंगे, कई बार पता होने से आप किसी प्रश्न के सुझावों में कुछ अच्छे पॉइंट्स जोड़ पाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बातें ज़्यादा हैं। अच्छी बातें जो हैं, सबसे पहले ये है कि आपके पास लगभग हर सवाल का जवाब है। कई बच्चे चुप हो जाते हैं बीच बीच में, आप बोल रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात है कि आपकी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है। कई बच्चे ना बहुत लो बोलते हैं, उनको बोलना पड़ता है बार बार, थोड़ा तेज़ बोलो, ऊंचा बोलो, नहीं समझ में आ रहा। आपकी आवाज़ एकदम मतलब ऑडिबल है और हम सुन पा रहे हैं बढ़िया से, अच्छे से आ रही है आवाज़। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी उम्र बहुत कम है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। जब पहला अटेम्प्ट होता है, उम्र कम हो किसी बच्चे की, तो मेंबर्स को पहले से एक पॉजिटिव फीलिंग रहती है कि इस बच्चे ने पहली बार में यहाँ तक एंट्री की है, तो उसको सफल होना चाहिए। तो ये बेनिफिट तो है ही। एनालिसिस आपका अच्छा है, 10 में से 7 प्रश्नों में ऐसा दिख रहा है कि आपने ठीक एनालिसिस किया हुआ, तैयारी की हुई है। एक जगह रैंडम आता है तो भी आपकी स्किल्स ठीक है एनालिसिस की। जैसे मैंने लास्ट में सवाल पूछा था ना, विनम्रता, समझदारी, तो स्किल्स आपकी ठीक है वहाँ भी, और वेल प्रिपेयर्ड आप हैं। ऑनेस्ट डिफेंस है, सॉरी आपने कम से कम 15 बार बोला होगा, पर आपका सॉरी चुभता नहीं है। 10-12 बार तो हम सबसे बुलवाते हैं सॉरी, ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा बोल दिया, सब बोलते हैं, पर किसी किसी को सॉरी बोलते हुए लगता है कि रो ही पड़ेगा। आपका सॉरी बड़ा ईमानदार सा है, और मतलब आपको सॉरी में भी 2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं, कम नहीं हो रहे नंबर उससे, कहने का भाव ये है। तो सॉरी आप ठीक बोल रही हैं, वैसे ही बोलिए। और एक खास बात है कि थोड़ी सी रॉनेस जिसको बोलते हैं ना, कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं, तो वो दिख रहा है भाषा से, जो कि अच्छी बात है। उच्चारण में मुझे नहीं पता कि इतने कम टाइम में आप कर पाएंगे या नहीं, पर मैं आपको कुछ संकेत कर रहा हूँ
इस सेंस में कि अगर आप कुछ करना चाहें तो कर लें, ना कर पाए तो तनाव मत लीजिएगा। जो एक ट्रेंड है वो ये है कि आप ज को ज बोलती हैं कई जगह, ठीक है। जैसे जंग शब्द है, आपने जंग बोला उसको, एज को एज बोला, बावजूद को बावजूद बोला, जानकारी को जानकारी, निजी को निजी, प्रजा को प्रजा। अच्छी बात है कि आपको ज और ज दोनों बोलने आते हैं। कहीं कहीं आप कंफ्यूज हैं कि ये ज होगा कि ज होगा, है ना। तो एक बार ऐसे 20-25 शब्दों की लिस्ट बना लीजिए, 2 बार बोलने का अभ्यास कर लीजिए, ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है, गलती हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा। एक शब्द है ऑनेस्ट, HONEST, आप उसको हॉनेस्ट बोलती हैं। अगर आपकी आदत में है तो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे भी पता लगता है कि आप बहुत लंबे समय शहर में रह के नहीं आए हैं। गांव का जो गांवपन है वो बना हुआ है, बचा हुआ है, उसकी वैल्यू है। लेकिन ऑनेस्ट बोल सकती हैं तो ऑनेस्ट बोल लीजिए उसको। स श में आप सब जगह ठीक बोलती हैं, एक जगह आपने अशोक को अशोक बोल दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप स और श में अंतर नहीं कर पा रही हैं, आपको आता है करना, तो अशोक को अशोक कर लीजिएगा हो पाए तो। एक जगह आप दबाव में थी, आपने कहा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि पहले से दिमाग में रहेगा तो शायद आप वहाँ इसको पहले ही भाप जाएंगे और ऐसी गलती नहीं करेंगे। इन गलतियों से आपका नंबर कट नहीं रहा है, लेकिन हाँ, ये ना हो तो शायद थोड़ा सा और अच्छा होगा। कितने अंक मिलने पे आप आईएएस बन जाएंगे इस बार? सर मीन्स तो अच्छा हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खतरनाक, आग लगा दी मतलब आपने? सर ऑप्शनल में लगा दी। आग लगा दी ऑप्शनल में, कितने नंबर आ जाएंगे? सर कुछ गलत नहीं हुआ है, और अरे बाप रे एक बाप। व्याख्या तो सर मैंने सर वो अच्छे से पता नहीं था तो घुलमुल करा है। कोई बात नहीं। अगर 300 के आसपास ऑप्शन में आ जाए, जीएस भी ठीक हुआ है, सर इथिक्स अच्छा हुआ है बहुत, और एसए भी बहुत अच्छा हुआ तो है। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अगर आपको 180-185 आ गए तो आईएएस का चांस बन सकता है। आपकी आज की परफॉर्मेंस के बेस पे हमारा अनुमान, संयुक्त अनुमान ये है कि आप 185 प्लस हैं, चिंता वाली बात नहीं। अभी मिठाई शुरू मत कर दें खाना, नहीं सर यूपीएससी का भरोसा नहीं होता अभी एकदम, है ना। अच्छे से तैयारी करो, 5 दिन रिवाइज करो, इंटरव्यू दो, जब कुछ बढ़िया हो जाए तो मिठाई खिला देना मुझे, ओके ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।